तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड के 4 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 4 नंबर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। 4 नंबर के एमपी बोर्ड में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम 16 नंबर की ये वीडियो होने वाली है। तो ये ऐसे फिक्स्ड टाइप होते हैं जो कि आपको करके ही जाना है। फिक्स्ड टाइप मतलब बिल्कुल ये आते ही निश्चित हैं। 4 से 5 साल के पेपर का हमने मतलब एनालिसिस किया, उसमें जो मैं बताऊंगा वो आपको करना ही है। और उसके बाद ऐसी कौन सी प्रश्नावली है जिसके प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 4 नंबर के प्रश्न बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ऐसी मैं प्रश्नावली भी बताऊंगा। हर क्वेश्चन के बाद ऐसी एक प्रश्नावली बताऊंगा, तो वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहिएगा। आपको बिल्कुल 16 नंबर के जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक से हर एक बच्चे को समझ आएगा। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो बिल्कुल बेसिक से आपको बताने वाला हूँ ये वीडियो में। पहले हम बोर्ड पर क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद तो मैं ये वीडियो को थोड़ा स्किप करके बनाऊंगा, मर्ज करके बनाऊंगा ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। पहले मैं क्वेश्चन लिख लिया करूंगा बोर्ड पे, उसके बाद फिर आपको उसका सॉल्यूशन बताया करूंगा। या तो फिर अपन क्वेश्चन वीडियो में ऐड कर लेंगे बाद में, या फिर मैं बोर्ड पे ही क्वेश्चन लिख के आपको बता दिया करूंगा। तो ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों विद्यार्थी के लिए होने वाली है, तो दोनों मीडियम के विद्यार्थी हमको देख सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator it become 5/6. Find the फ्रैक्शन। तो अभी हमको यहाँ पे ना तो इसका अंश पता है ना ही हर पता है, तो अंश को क्या मान लेंगे x, मतलब न्यूमरेटर को हमने क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है। और डिनोमिनेटर को हम क्या मान लेंगे, हर को क्या मान लेंगे y मान लेंगे, ठीक है। हर को क्या मान लेंगे y। ये हो गया अंश और ये हो गया हर। अब उन्होंने पहली लाइन में क्या बोला है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो पहली लाइन के अनुसार अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो गया, तो वह कितना हो जाएगा 9/11 हो जाता है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 11 का गुणा कहाँ हो जाएगा ऊपर, और ये y+2 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 इधर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 11x+2 और यहाँ पे हो जाएगा 9y+2, ये हो गया। अब 11 का x में गुणा करेंगे, 11x, 11 दूनी 22, यहाँ हो जाएगा 9y+18, ये हो गया, ठीक है। अब 11x और 9y को इस तरफ ले आएंगे, xy वाले को एक तरफ कर लेंगे और इस तरफ क्या जाएगा 18 और प्लस का 22 इस तरफ आएगा तो माइनस का 22। तो 11x - 9y प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 22 में से 18 जाएगा, हमारा बचेगा -4। ये हमारा बन गया पहला समीकरण। अब हम दूसरी लाइन पढ़ते हैं, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है, प्रश्न के अनुसार अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी क्या जोड़ना है 3 जोड़ दिया। अंश हमारा x था और हर हमारा y था, उस अंश में भी हमने 3 जोड़ दिया, हर में भी हमने 3 जोड़ दिया। तो वह कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। इसमें भी सेम यही विधि करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर जाएगा x+3 और यहाँ 5 के पास क्या जाएगा y+3, ये आ गया। 6 का इसमें गुणा कर देंगे, 6x+18 बराबर से 5y+15, ये हो गया। अब xy वाले को एक तरफ कर लेंगे, 6x - 5y बराबर से 15 - 18। तो 6x - 5y बराबर से कितना हो जाएगा -3, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण को हल करने पे, दोनों समीकरण हम इसमें तीनों विधि लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं, विलोपन विधि भी लगा सकते हैं और ग्राफीय, अरे वो चलता रहेगा पागल। तो तीनों विधि हम लगा सकते हैं इसमें, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ग्राफीय विधि, तीनों विधि हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं विलोपन विधि से।
एलिमिनेशन मेथड से। एक चीज किसी को भी काट देंगे, एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि में कोई भी x वाली चीज या y वाली चीज को बराबर कर दो और उसको काट दो। तो आज हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि। आपको ये तीनों विधि आना चाहिए, ठीक है, आराम से। तो आज हम विलोपन विधि सीख लेंगे, अगर आगे का भी क्वेश्चन फिर से आएगा तो उसको अपन प्रतिस्थापन विधि, तीनों विधि अपन सीखने की कोशिश करेंगे। आज हम विलोपन विधि सीखते हैं। तो पहला समीकरण हमारा था 11x माइनस 9y माइनस 4 बराबर से -4, ये था। और दूसरा समीकरण था 6x माइनस 5y बराबर से -3। अब इसमें हम पहले x वाली चीज बराबर कर लेते हैं। तो x वाली 11 और 6, 11 में हम काय का गुणा कर दें, 6 का गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 66, 66 हो जाएगा। और 6 में इधर हम 11 का गुणा कर देंगे। तो पहले समीकरण में 6 का गुणा करेंगे और दूसरे समीकरण में 11 का गुणा करेंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, 66x माइनस 6 नमा की 54, ठीक है, 54y हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। ये 11 छिंग 66x माइनस 11 पंजे 55y, ठीक है, और ये हो जाएगा 11 तिया 33। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्या होगा, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। जो माइनस वाली चीजें हैं वो प्लस की हो जाती है, प्लस वाली चीजें माइनस की। प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन बड़ा नंबर प्लस का है तो ये आंसर हमारा प्लस का आएगा 1y इक्वल टू, ये दोनों का प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 33 में से हम 24 घटाएंगे, कितना बचेगा, इधर बचेगा 9, कितना बचेगा 9, कि प्लस का 9 की माइनस प्लस का 9, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 9 आ जाएगा। y बराबर से 9 आ जाएगा हमारा, कितना आ गया, y बराबर से 9 आ गया। तो y का मान 9 आ गया। किसी भी एक समीकरण में रखने पर हम पहले समीकरण में y बराबर से 9 रख देते हैं तो हमको x का मान भी पता चल जाएगा। पहला समीकरण क्या था, पहले यहाँ लिख देना है कि पहले समीकरण में y का मान 9 रखने पर, तो 11x माइनस 9y बराबर से -4। तो 11x माइनस 9 y की जगह क्या रख देंगे, 9 बराबर से -4। 11x माइनस 81 बराबर से -4। तो 11x माइनस 81 इस तरफ आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का 81। अब 81 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 77, ठीक है। अब x बराबर से 77/11, तो 11 से कितनी बार में कट जाएगा, 7 बार में। तो हमारा जो अंश था, अंश हमको क्या बताना था, भिन्न बताना था, तो वह भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, भिन्न बराबर से होता है x/y। x कितना आ गया, 7 और y आ गया 9, ये हो गया हमारा भिन्न, पूरा हल, इसका हल ये हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ये क्वेश्चन हमारा 3.2 का था। कौन सी एक्सरसाइज का, प्रश्नावली का था ये, 3.2। तो 3.2 में तुम्हारे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं, ठीक है, जितने भी तुमको वर्ड प्रॉब्लम दी है, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है 3.2 और 3.3, दो ऐसी प्रश्नावली है जिसमें इस टाइप के पूरे क्वेश्चन है। तो जिसको भी फुल में से फुल मार्क्स लाना है। अब ये क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है 3.2 के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है और 3.3 के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, उसमें आपको बिल्कुल 100% एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 4 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देखिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 2 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक मूर्ति लगी है पेडेस्टल के ऊपर, भूमि पर एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले, अ स्टैचू 2 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पहले, सबसे पहले इसका चित्र डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। तो पेडिस्टल बना लिया अपन ने, एक पेडिस्टल बना लिया, यहाँ पे हमने एक पेडिस्टल बना लिया। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 2 मीटर ऊंची, यहाँ पे एक मूर्ति लगी हुई है 2 मीटर ऊंची, ठीक है। ये हमने 2 मीटर ऊंची मूर्ति बना ली, यहाँ पे ऊंची लगी हुई है। भूमि पर एक बिंदु से, हमने भूमि पर एक
पॉइंट मान लिया, इस तरफ अपन ने एक पॉइंट मान लिया, ठीक है, ये भूमि है। यहाँ पे भूमि पर एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन, उन्नयन कोण कहाँ होता है? ऊपर, ठीक है, उन्नयन कोण हमेशा ऊपर के लिए होता है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है हमको? 60 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया है। और पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये पेडिस्टल का शिखर है, ठीक है, ये हमको दिया है कितना? ये हमको दिया है 45 डिग्री, ये हमको दिया है 45 डिग्री। तो मूर्ति का उन्नयन कोण ये है, और ये मूर्ति का शिखर ये ऊपर वाला है, और ये पेडिस्टल का शिखर ये नीचे ये है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। और मूर्ति की ऊंचाई हमको कितनी दी थी? 2 मीटर ऊंची मूर्ति है, ये हमको दिया था, ठीक है। तो जो हमको नहीं दिया है उसको हम क्या मान लेंगे? x, यहां से यहां तक की लंबाई x है, और यहां से यहां तक की ऊंचाई ये 2 मीटर दी थी, और ये हमको नहीं पता है तो इसको हमने मान लिया y। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो यूज होगा, हमने एक ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद, ये होता है साइन थीटा का मान, ये होता है कॉस थीटा का मान, ये होता है टेन थीटा का मान, और कॉसेक थीटा का उसका उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा का इसका उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? टेन 45 डिग्री क्या लगाएंगे, ताकि टेन 45 से एक्स और वाई की हमकी वैल्यू पता चल जाएगी। टेन 45 डिग्री जिस भी कोण के सामने जो कोण दिया है उसके सामने वाली भुजा को मानते हैं लंब, परपेंडिकुलर मानते हैं, और उसके बाजू वाली भुजा को आधार मानते हैं, बेस मानते हैं। तो ये कोण हमको दिया था यहां से यहां तक 45 डिग्री, उसके सामने वाली भुजा हो जाएगी P, और ये हो जाएगी बेस। तो टेन 45, टेन का मान क्या होता है? P बटे B, P बटे B। P कितना है हमारे लिए? P है हमारे लिए यहां से यहां तक का ही लेंगे, क्योंकि 45 डिग्री यहां से यहां तक। तो P का मान ले लिया x, बेस का मान क्या ले लिया? y। तो टेन 45 का मान क्या होता है? 1, ये हो गया। अब y कहां चला जाएगा? ऊपर। तो y बराबर से क्या आ गया? x, ये हो गया हमारा पहला समीकरण, y बराबर से x। अब इसमें हम लगाएंगे टेन 60 डिग्री, क्या लगाएंगे? टेन 60 डिग्री, टेन 60, इसका फॉर्मूला भी वही हो जाएगा, P बटे B। अब टेन 60 के लिए ये पूरा टेन 60 था, यहां से लेके यहां तक पूरा ऊपर तक, तो टेन 60, इसके लिए P क्या हो जाएगा? x प्लस 2, ये दोनों को जोड़ने पे आएगा P। तो P का मान हो जाएगा x प्लस 2, आधार क्या हो जाएगा? y। और टेन 60 का मान क्या होता है? टेन 60 का मान बताओ, 0, ये टेबल याद होना चाहिए, पहली लाइन, इससे हम पूरे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। पहली लाइन याद होगी, ये साइन थीटा के लिए है, साइन थीटा के लिए हम वैल्यू बनाना सिखा रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ठीक है। ये पहली अगर वैल्यू तुमको याद होगी तो इसका उल्टा होता है 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये कॉस थीटा की निकल गई। अब हमको अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालना है तो इसमें इसको भाग कर दो, तो 0 में इसका भाग करेंगे 0 आ जाएगा, 1/2 में इसका भाग करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो करनी 3 आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1, और इसका मान आ जाएगा करनी, इसका मान आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये इसका मान होता है 1/3, ठीक है। इसका मान होता है 1/3, इसका मान होता है करनी 3, और इसका मान होता है अनंत, ठीक है। तो टेन 60 का मान क्या हो जाएगा? करनी 3, ये हो गया टेन 60 का मान। ये बाय कहां चला जाएगा? ऊपर। करनी 3 बाय बराबर से x प्लस 2। अब x बराबर से क्या आया था हमारा? y, और y बराबर से, तो y की जगह भी हम क्या लिख देंगे? x, क्योंकि पहले समीकरण से y बराबर से x है, तो y की जगह हमने x लिख दिया, x प्लस 2, ये आ गया। अब प्लस का x इस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का x बराबर से 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा करनी 3, यहाँ बचेगा 1 बराबर से 2। तो x बराबर से 2/करनी 3 माइनस 1, x का मान ये आ गया। अब इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि करनी वाली चीज कभी भी नीचे नहीं होती है, तो परिमेयकरण कर देंगे, करनी 3 प्लस 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा हो जाएगा करनी 3 प्लस 1 में, और नीचे क्या हो जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी होता है a² माइनस b²। तो a का वर्ग मतलब करनी 3 का वर्ग करेंगे यहाँ पे, माइनस यहाँ पे काय का वर्ग करेंगे? 1 का। तो 2 करनी 3 प्लस 1, और करनी 3 का वर्ग करेंगे 3 माइनस 1, तो 2 करनी 3
इसको हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पे 2 करनी 3 प्लस 1, 3 में से 1 गए, कितने बचेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करनी 3 प्लस 1, जो कि हमारी काय की हाइट है, पेडिस्टल की हाइट हो गई। तो हमको क्या निकालना था, पेडिस्टल की ऊंचाई निकालना था, एक्स का मान निकालना था, वो हमारा आ गया करनी 3 प्लस 1। तो ये क्वेश्चन हमारा था कौन सी एक्सरसाइज से, 9.1, ठीक है। 9.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो 9.1 के सारे क्वेश्चन तुमको आना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में हमको एक चीज और थी, यहाँ पे √3 का वैल्यू रखनी थी। √3 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी थी, 1.732 दी थी, उसमें हमको क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो आंसर हो जाएगा 2.732। फाइनल आंसर हमारा 2.732 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये क्वेश्चन हमको चैप्टर नंबर 13 से दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 13 से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स आएगा, जो कि या तो तुमको माध्य निकालने का बोलेगा, ठीक है, मध्य निकालने का या माध्य निकालने का या बहुलक निकालने का। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, जो कि तुमको 4 नंबर दिलवा सकते हैं बिल्कुल। इनकी बस विधियां हैं, 2 फॉर्मूले हैं, माध्य और जो तुम्हारा बहुलक है, वो क्वेश्चन तो बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। और मध्य वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनकी हमने 3 विधि पढ़ी है, उसमें से भी तुमको कोई भी एक विधि अच्छे से आनी चाहिए, तो मध्य भी तुम आराम से निकाल लोगे, मीन, ठीक है, मीन, मीडियन और मोड। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमको दिया गया है मोड से दिया गया है, बहुलक से दिया गया है। बहुलक का जो हमारा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तुमको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। पहले ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, सबसे पहला स्टेप इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद इसमें हमको ज्ञात करना पड़ेगा बहुलक वर्ग। क्या निकालना पड़ेगा, बहुलक वर्ग, मोड क्लास क्या निकालना पड़ेगा। अब बहुलक वर्ग जो होता है वो जो सबसे बड़ी संख्या होती है, इसको हम बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, बारंबारिता, इसको बोला जाता है FI, ठीक है। तो इसी से हम निकालेंगे बहुलक वर्ग। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, जो सबसे ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें 8 है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 8 दी है, इसलिए इसको हमने बोल दिया बहुलक वर्ग, ठीक है। मोड क्लास बोल दिया इसको इंग्लिश में। अब F1 क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा, इसमें क्या है 3, तो L का मान हो गया 3, ठीक है। उसके बाद F1 क्या हो जाएगा, F1 जो फ्रीक्वेंसी हमको दी है वो F1 होती है, इसी को F1 बोला जाता है। F1 हमारा हो गया 8। F0 हमारा क्या हो गया, F0 होता है F1 के जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, तो F0 क्या हो गया हमारा 7, क्या हो गया 7। F2 क्या हो गया, F2 होता है F1 के जस्ट नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, कितनी है 3, तो F2 का मान हो गया 3। H होता है, तो H हम निकालेंगे, H निकलता है जो ऊपरी सीमा है उसमें से निम्न सीमा घटाने पे 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, ये हो गया हमारा H का मान, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे L का मान 3 प्लस F1 क्या है 8 माइनस F0 कितना है 7 बटे 2F1, 2 गुणित F1 का मान क्या है 8 माइनस F0 कितना है 7 माइनस F2 कितना है 3 गुणा H का मान कितना दिया है 2, ये आ गया 3 प्लस 8 में से 7 गए, कितना बचेगा 1, 2 अट्ठे 16 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 7 और 3 10 गुणा 2, ये हो गया 3 प्लस 1 बटे 16 में से 10 गए, कितने बचेंगे 6 गुणित 2। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो 2 से कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार में, 3 प्लस 1 बटे 3 आ गया। अब यहाँ पे लेना पड़ेगा LCM आ जाएगा 3, 1 के पहाड़े में 3, 3 बार में, तो 3 तिरका यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, और 3 के पहाड़े में 3 1 बार में आता, तो 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 10 बटे 3 इसका करेक्ट आंसर। बहुलक का आंसर हो गया 10 बटे 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जो चैप्टर नंबर 13 से था। तो चैप्टर नंबर 13 की तीनों
मध्य, माध्य और बहुलक तीनों विधि आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको 4 नंबर पक्के करने हैं तो चैप्टर नंबर 30 बहुत ही इजी चैप्टर है, ये बहुत ही इजी चैप्टर। सिर्फ इसमें आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, फॉर्मूले के बाद जो स्टेप्स होती हैं वो आपको पता होना चाहिए, आसानी से ये 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा 12 चैप्टर का क्वेश्चन है। तो 12 चैप्टर भी तुमको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। 12 चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी क्षेत्रफल वाले सूत्र हैं, जितने भी क्षेत्रफल वाले पे अपने कौन से अपना जितने भी क्षेत्रफल निकालने वाले फॉर्मूले हैं, जितने भी आयतन वाले सूत्र हैं, वो सारे तुमको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी एरिया और वॉल्यूम वाले हैं, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए जितने भी एरिया और वॉल्यूम वाले क्वेश्चन, मतलब जितने भी फॉर्मूले दिए हैं बुक में, वो पूरे आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन, ये भी, इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसमें हमको पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल, जब भी बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो हमको क्या निकालना पड़ता है? पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। जब भी लिख के नहीं दें कि वक्र पृष्ठीय निकालो कि पूर्ण, तो उनने क्या लिख के दिया? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका पूर्ण। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। कैप्सूल किस आकार का है? एक बेलन आकार का है। बेलन के आकार का है, हमने एक बेलन बना लिया। ठीक है, ये बेलन बना लिया। ये बेलन के आकार का एक कैप्सूल था जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। दोनों सिरों पर क्या लगा है? अर्धगोला। तो अर्धगोला होता है हमारा ये हेमिस्फीयर। ये दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। ये हमने बना लिए दोनों सिरों पर अर्धगोले। ये कैप्सूल है दवा का। ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरी लेंथ हमको कितनी दी है? 14 mm। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। और इसका व्यास, व्यास होता है ये पूरा व्यास हमको दिया है 5 mm। ठीक है, यहां से लेके यहां तक पूरा हमको दिया है 5 mm। या इसको हम बाहर बना लेंगे। ठीक है, इसको हम कहाँ बना लेंगे? बाहर। ये 5 mm दिया है पूरा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर के शेप में है, विद 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं उसके पीछे, स्ट्रक टू ईच ऑफ इट्स एंड, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, जो पूरे कैप्सूल की लेंथ है वो 14 mm है, 14 mm है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, डायमीटर होता है ये, डायमीटर इज 5 mm। ठीक है, तो फुल लेंथ हमको दी थी 14 mm। अब हम सिलेंडर की एच कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी बोलेंगे तो क्या निकालना है? पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे याद करेंगे? देखो, ये जो हमारा बेलन है, पहले बेलन का निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय लेंगे क्योंकि ये वाली चीज इस इधर जुड़ी हुई है, इसलिए पूर्ण पृष्ठीय नहीं लेंगे, वक्र पृष्ठीय। और इसमें काय का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे? हमारे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। 2 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें 2 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, हेमिस्फीयर के, अर्धगोले के 2 वक्र पृष्ठीय। तो इसका सूत्र बन जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर से पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो बेलन का, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन कौन सा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे? ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल का टोटल। तो ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 गुणित, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, 2 अर्धगोले लगे हुए हैं आगे पीछे, इसलिए 2 का गुणा कर देंगे और जो 1 का मान निकाल के उसमें 2 का गुणा कर देंगे। 2 गुणा इकाई का है अपना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, अर्धगोले को हम बोलते हैं हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हम निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है? 2πRh। ये सूत्र तुमको याद होना चाहिए पहले से। ये जितने भी सूत्र इसमें दिए हैं, 2 गुणित अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²।
ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर एच ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, इधर से 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ 4 है, 2 के पहाड़े में आते हैं दोनों, यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा और आर कॉमन आ जाएगा, तो 2 पाई आर हम बाहर कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, एच बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता है तो यहाँ 2 बचा, पाई तो पहले ही बाहर आ गया, और बचा आर स्क्वायर था तो 1 आर बाहर चला गया तो 1 आर बच गया यहाँ पे। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा सिलेंडर की हाइट, इतनी ऊंचाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखो एच हमको निकालना है, तो कुल लंबाई हमको कितनी दी थी, एल, उसमें से हम क्या घटा देंगे, ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या, मतलब दोनों त्रिज्या मिलकर क्या बना लेगी, एक व्यास बना लेगी। ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ये रेडियस और ये रेडियस मिलकर एक डायमीटर का निर्माण कर लेगी। तो डायमीटर हमको पहले से कितना दिया था, 5, तो डी इसमें से हम घटा देंगे, ठीक है। एल कितना दिया था, 14 में से 5 घटा देंगे, क्योंकि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या आधी आधी त्रिज्या मिलकर एक व्यास का निर्माण कर देगी, 5 हो जाएगी। तो 14 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 9 mm हमारा आ जाएगा एच, और त्रिज्या हमारी कितना आ जाएगी, 5 का त्रिज्या होती है व्यास की आधी, d/2, इसका फॉर्मूला होता है d/2, तो 5/2 कितनी हो जाएगी त्रिज्या, 2.5 mm हमारी त्रिज्या हो जाएगी, या 5/2 लिख देंगे डायरेक्ट, तो कैलकुलेशन में आसानी होगी हमको, ठीक है। 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान हमको कितना आ गया, 5/2, एच कितना आ गया, 9, प्लस 2 गुणे 5/2, 2 से 2 कैंसिल, अब 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, 22/7 गुणा 5, और 9 में हम 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 14, कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 22 पंजे होता है 110 का 2 में गुणा कर देंगे, 2 बचा था यहाँ पे, 220 mm इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 12 चैप्टर का क्वेश्चन था। इसी टाइप से जितने भी क्वेश्चन बुक में आपको दिए हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करके देखना है। तो ये 4th क्वेश्चन होता है यहाँ पे खत्म। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलो ये हो गया, समझ गया ये क्वेश्चन। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो 4 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी रेखिक समीकरण योग को हल करना है। तो 3.3 चैप्टर जो हमारा था 3.2 और 3.3 प्रश्नावली, उसमें उसी का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, 3rd चैप्टर बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन 4 नंबर का जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार जो पिछले 5 साल का एनालिसिस के हिसाब से उसमें रिपीट हुए हैं, 4 नंबर में उसका क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन में हमको बोला है रेखिक समीकरण युग्म को हल करना है। हल करना है, इसमें पहला समीकरण हमको दिया है 3x + 4y = 10, और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 2y = 2, ठीक है। 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो इसकी हमने 3 विधि पढ़ी है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ग्राफीय विधि, ठीक है। तो हमने पिछली बार काहे से सॉल्व किया था, विलोपन विधि से, तो वो विधि हमने सिखा दी थी इसमें। अब हम पढ़ेंगे इसमें प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि हमको सीखना है। इसमें करने को आपको जो विधि अच्छे से आती है उससे, उस विधि से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि प्रतिस्थापन से ही करना है, उन्होंने बोला नहीं है कि कोई सी भी विधि, तो हम इसमें कोई भी विधि लगा सकते हैं जो विधि आपको अच्छे से आती है। किसी बच्चे को प्रतिस्थापन अच्छे से आती है, किसी को विलोपन, किसी को ग्राफीय विधि, तो जो विधि आपको अच्छे से आती है वो लगा सकते हैं। चूंकि हमने इसके पहले क्वेश्चन में विलोपन विधि से कर लिया था, वो हमने सिखा दी थी, इसलिए हम ये क्वेश्चन प्रतिस्थापन से कर रहे हैं ताकि आप ये सीख पाओ आसानी से, ठीक है। प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। तो पहली जो इक्वेशन हमको दी थी 3x + 4y = क्या दिया था, 10, और 2x - 2y = क्या दिया था, 2। ये हमको दे रखा था, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन थी। अब प्रतिस्थापन विधि में x या y किसी का भी एक मान निकाल लेंगे और उसको दूसरी जो समीकरण है उसमें रखकर हम सॉल्व कर लेंगे। तो जो पहला समीकरण था हमारा 3x + 4y = 10 था, ठीक है। ये प्लस का 4y इस साइड ले आएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का 4y, और यहाँ से 3 हटके कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया तीसरा समीकरण,
कौन सा समीकरण, तीसरा समीकरण। तीसरे समीकरण को हम दूसरे समीकरण में रख देंगे, क्यों, इसी का नाम है प्रतिस्थापन विधि। इसलिए किसी भी एक चीज का मान निकाल के उसको प्रतिस्थापित करना है, उसमें रखना है। तो जो हमारा दूसरा समीकरण था उसमें रख देंगे इसका मान 2x - 2y बराबर से 2। तो x की जगह हम ये रख देंगे 10 - 4y बटे 3 माइनस का 2y बराबर से 2, ये हमको दे दिया यहाँ पे। अब 2 का इसमें क्या कर देंगे, अंदर गुणा कर देंगे, 2 इधम 20 और 2 चौके 8y बटे 3 माइनस 2y बराबर से 2। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 3 के पहाड़े में 3 एक बार में, तो ये 20 - 8y तो ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे काहे का गुणा हो जाएगा, 1 के पहाड़े में 3 बार में आता है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6y बराबर से 2, ये हो गया 20 - 8y - 6y। ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुणा में, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब -8y में से -6y, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 20 इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस इनको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 8 और 6 14y, कितना, माइनस का 14y बराबर से 6। 20 इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो 20 में से 6 घटाएंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 14। ठीक है, -14y बराबर से ये, तो y बराबर से -14 और ये -14 इसके नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया, 1। y का मान आ गया है 1। इसको किसी भी समीकरण में रख के देख लो, पहले समीकरण में y का मान 1 रखना, या तीसरे समीकरण में y का मान, तीसरे समीकरण में y का मान 1 रखने पर, y का मान 1 रखने पर चेक कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो x बराबर से क्या था, 10 - 4y बटे 3, तो 10 - 4 y की जगह रख देंगे 1, तो 10 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 6 बटे 3, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, x बराबर से 2 और y बराबर से 3। तो दोनों हमको निकल गए, x बराबर से आ गया 2 और y बराबर से आ गया 1। ये दोनों हमको निकालना था, x और y की वैल्यू निकालना था, तो ये आ गई हमारी x और y की दोनों वैल्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है यहाँ पे खत्म। तो आपको प्रैक्टिस करना है, कौन कौन सा, 3rd चैप्टर, 9th चैप्टर 9.1 में एक ही एक्सरसाइज है, और 13th चैप्टर में परफेक्ट आपको ये तीनों ऐसे चैप्टर हैं जिससे 4 नंबर के क्वेश्चन रिपीटेडली बन रहे हैं। तो चांसेस इन चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आने के हैं, इसलिए ये हमारा पार्ट 1 था वीडियो का। ये अब इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करते रहेंगे 4 नंबर की, फिर ऐसे ही 3 नंबर और 2 नंबर और फिर 1 नंबर वाली वीडियो आएगी। तो अभी 4 नंबर वाले क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। जितनी भी एक्सरसाइज हमने बताई है, जितनी भी प्रश्नावली हमने बोली है, उनको आपको प्रैक्टिस करके देखना है। अगर आपको नंबर लाना है 95% प्लस अगर आपको लाना है, तो मैथ्स में 75, 70 प्लस का अगर आपको स्कोर करना है 75 में से 70 प्लस स्कोर, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करना है।